सर ये क्या बना रहे हो आप? अरे बेटे, मैं बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। और देखिए तो सही। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और टोटल ओके। नहीं मतलब मेमोरेंडम बोलने को बोल सकता है। और ये क्या अकाउंट बन गया बेटे? मैंने टेक्निकली क्या बना दिया? ट्रेडिंग डिपार्टमेंटल वाइज। तो नॉर्मल जैसा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो डिपार्टमेंट ए का कुछ ना कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, ऐसे बी का भी होगा। एंड में बाहर क्या लिख दूंगा? टोटल। हम अभी सिर्फ फॉर्मेट बना रहे, ठीक है। परचेजेस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। क्या डिपार्टमेंट ए परचेज करेगा? हाँ सर, कॉटन परचेज करेगा, बाहर से ही करेगा। लेकिन आपके हिसाब से बी परचेज करेगा? आउटसाइड वर्ल्ड से, आउटसाइड द फैक्ट्री परचेज कर रहे हैं। वैसे तो कोई रूल नहीं है करने को, मेरे को कभी कपड़ा सस्ता मिले मैं क्यों नहीं कर सकता। बट अभी हमारा फोकस क्या है कि एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा है। सो लेट सपोज बी तो परचेज करता ही नहीं, बी तो ए का जो सामान होगा वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चे? ओके। और क्या होता है सर जी? वेजेस। अच्छा जी। और क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है बच्चों? Thanks to CMA Institute for giving such a wonderful result. Irrespective of the knowledge. कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है स्वास्थ्य की? हाँ, कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है? कह रहे कूलर की ठंडी ठंडी आ रही है, एसी चल रहा है, जिंदगी में इतना बहुत है अभी भाई। वापस आता है सामान जो जब आपने परचेज करा, आपको पसंद नहीं आया तो आपने वापस कर दिया। इनवर्ट्स पर इनवर्ट्स तो हुआ कि जैसे मैंने कोई चीज बेच दिया। क्या टेम्पो वाला? हाँ, तो उस टेम्पो जब आ रहा है तो सामान चला कैसे जाएगा? टेम्पो के अंदर सामान है। तेरी एक दुकान है, ठीक है। मान ले तेरी दुकान है, क्या ही करेगा तू? दुकान कौन सी? जूस की दुकान है तेरी, ठीक है। जूस की दुकान है। और बहुत सारे, हाँ, अभी गन्ने का वो मिल रहा है, ठीक है। ट्रक में, टेम्पो में गन्ने आ रहे हैं, शुगर केन। तो तेरी दुकान तक आ रहे हैं। फिर अब इसमें सामान जा कैसे रहा था? हाँ, टेम्पो में आ गया। तो क्या? सर। परचेज के टाइम पे ट्रक का सामान, ट्रांसपोर्टेशन का सामान। फ्रेश बैच फॉर सीए सीएम में स्टार्टेड फाउंडेशन। यस। नहीं, कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तेरे को पढ़ा चुका हूँ, तब भी नहीं आया समझ तेरे को। सर मैं बताऊं? हाँ जी भूमि जी, ओ, सो मच कॉन्फिडेंस, कह रही है ये तो आता है मुझे, ये बताऊंगी। रुक, हाँ सर, ये तो मुझे आता बताने है। का मैंने ना आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ भूमि। नहीं नहीं, यही बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं। बस यही बताओगी? बताओ। तो बताऊं? नहीं नहीं, ये वाला नहीं। आप आए क्यों नहीं? आप ये बताओ। सर वो रात लेट सोई थी तो आंख ही नहीं खुली। बेटे पता है जब दिसंबर आएगा ना, तो ना काम कैसे जा रहा है? तू एकदम उसी स्टेज पे जा रहा है, 2 से 1 पर आओगे और 1 पर भी टेंशन में आओगे। हाँ। हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है जिंदगी में, खुद चेंज नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। हाँ वो तो हो। नहीं तो मुझे हाँ पता सर। है आपको आता है।
कल से रेगुलरली आऊंगी सर, लेकिन आज एक पता बात है नहीं क्या सर, ही हो गया था। आपके इस गलत आंसर से बाकी बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। चलिए इधर आइएगा। अब मुझे बताओ सेल्स कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? एग्जैक्टली exactly. ए नहीं करेगा, बी करेगा, और टोटल इधर आ गया। अच्छा अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूँ। भाई बी सेल कर रहा है, तो एक बात बताओ, बी के पास सामान कैसा है? अभी तक सामान पहुंचा? अब मैं कुछ लिख रहा हूं। बाय आईडीटी, इसको बोला जाता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। एक बात बताइए, ए ने बनाया, ए जब बी को भेजेगा, देखो, तो कुछ ना कुछ तो अकाउंटिंग लेवल पे दिखाना पड़ेगा ना। देखो भाई, तुमने कोई सामान बनाया, तुम बेचते हो तो सेल दिखाते हो। ए उसको बेच नहीं रहा बाहर, वो किसको भेज रहा है? बी को। तो ए इसको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, और मैं एरो बना रहा हूं कि ए ने बी को दिया, और एक क्रेडिट साइड। जस्ट लाइक सेल्स, दिमाग में तो सेल्स ही बना सकते हो ना। ए कह रहा है सर मैंने जो सामान बी को दिया, तो मेरी क्रेडिट साइड पे तो दिखाओगे ही ना उसको। और यही चीज जो ए ने बी को दी, तो बी के इसमें टू आईडीटी, दैट इज ए ने बी को दिया, ये डेबिट साइड पर आएगा, कॉस्ट रिकॉर्ड करे। मुझे एक बात बता, अगर ए सेल करता, तो तू ए के ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे लिखता नहीं लिखता? सेल्स लिखता नहीं लिखता? पर क्या ये सेल कर रहा है? नहीं। किसको दे रहा है? बी को। तो कुछ वैल्यू तो लिखेगा। ठीक है ना? जब आप ट्रांसफर भी करते हो, यू हैव नॉट सोल्ड इट, आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो भी आप दिखाते तो। जैसे आपने कंसाइनमेंट पढ़ा बचपन में, अगर बेचा नहीं पर कंसाइनमेंट, क्या क्रेडिट साइड में नहीं आता था? अगर बेचा नहीं, कंसाइनमेंट भी नहीं, और एबनॉर्मल लॉस हो गया, क्या क्रेडिट साइड में नहीं आता था? तो आपको रिकंसिलिएशन तो देनी पड़ती है। मुझे बताइए, क्लियर है? सर स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रही। अच्छा, एक मिनट बच्चा। थोड़ा देखना फटाफट, ठीक है? कॉन्सेप्ट आएगा अभी, मतलब अभी तो हम लिख रहे हैं। तो आईडीटी में बी का तो कुछ नहीं आएगा, और टोटल आ जाएगा, उसका कुछ नहीं हो रही है टोटल। अब क्या आएगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ जी। भाई जो चीज ए ने बेची है, बी कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा क्या? तो डेबिट साइड में कॉस्ट रिकॉर्ड करी, उसने सेल रिकॉर्ड करा। क्लोजिंग स्टॉक दोनों का होगा, और ये ऐसे आ जाएगा। अभी मैंने समझाना शुरू भी नहीं करा है, और आपका फाइनली बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए। ये आपका बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने भी समझाया नहीं। अब इसके बाद मैं बना रहा हूँ पीएनएल। मैं बना रहा हूँ जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया दोनों का। क्यों नहीं आएगा? वो जो अ, कपड़ा बनाता है, उसका कपड़े का स्टॉक होगा डेफिनेटली। और जो दूसरा है जो शर्ट बनाता है, बिल्कुल। यहां तक क्लियर है? चलिए, पीएनएल के अंदर तीन तीन कॉलम बनाइए प्लीज। मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा इसी तरीके से, ए बी और टोटल। और 8-10 पॉइंट ही लिखेंगे, कोई सिर्फ एक स्टैंडर्ड नॉर्मल से। बना दिया बच्चे? अब आपके हिसाब से क्या खर्चे होते होंगे डिपार्ट, जो भी खर्चे हैं भाई, यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं है, लिख दो टू सैलरी। ए में भी कुछ भी क्रॉस 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 लिख दो, और टोटल भी लिख दो। टू टू डेप्रिसिएशन, रेंट, जो मर्जी खर्चा लिख दीजिए, एक एक करके मैं बोल देता हूँ। सैलरी लिख दीजिए, रेंट, बैड डेट्स कैरिज आउटवर्ड्स, हाँ जी, कमीशन भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट भी लिख सकते हैं,
हाँ, होने के तो कम चांसेस है, क्योंकि वो बेच ही उसको रहा है। ठीक है ना, बट अगर ऐसे ही लिखना है जबरदस्ती का तो लिख दो। कहने का मतलब है कोई भी पीएनएल में खर्चा, डिपार्टमेंट ए का जो भी खर्चा है, बी का खर्चा है, क्या क्या लिख दिया मैं बता देता हूँ एक बार आपको। नहीं, मैं बता देता हूँ एक बार। हाँ, डिस्काउंट अलाउड होगा। सबसे पहले सैलरी लिख दिया। अगला क्या लिखा? रेंट, देन डेप्रिसिएशन लिख दो, कैरेज आउटवर्ड्स लिख दो, बैड डेट रहने दो। लिख दोगे तो ठीक है, पर आप सोचिए जब वो किसी को बेच ही रहा तो बैड डेट नहीं होगा। मार्केटिंग लिख दीजिए, मार्केटिंग एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। मिसलेनियस लिख दीजिए, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। बस इतना ही लिख के क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट बना दीजिए डेबिट साइड। हम्म। देगा एग्जैक्ट। क्रेडिट साइड पे वो आ सकता है। बट मैं इसे क्वेश्चन के अंदर देखिए लोगों को। कहने का मतलब है सर, पीएनएल में तो कोई ऐसा एनालिसिस नहीं है, हाँ बेटे नहीं है। क्या मैं आपको कह सकता हूँ आपके पास डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट आ गया होगा बच्चे? जी, अब आप बनाएंगे जनरल पीएनएल। हाँ, हाँ, और टोटल वाले में भी उसका टोटल आ जाएगा। अब आप सोचिए जनरल पीएनएल में कोई ए और बी लाइनें नहीं डल रही। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय नेट प्रॉफिट। आपका डिपार्टमेंट ए का कुछ प्रॉफिट आया होगा, और आप इसको आउटर कॉलम में क्यों, पीएनएल स्टेटमेंट से यही आया ना आपका। क्या कुछ इनकम ऐसी हो सकती है जो किसी डिपार्टमेंट में गई ना हो? अनएलोकेबल इनकम्स याद है आपको? बिल्कुल, जैसे कि मैं कोई नाम नहीं लूंगा, मैं लिख रहा हूं अनएलोकेबल इनकम। और अगर कुछ खर्चे होंगे तो टू अनएलोकेबल एक्सपेंसेस। नहीं, अभी वो नहीं है, अभी आप नोट करिए एक बार आप। हाँ जल्दी बोलो, मैं क्लास में हूँ। हाँ जल्दी बोलो, फिर भी बोलो जो क्या होगा। क्या होगा? हाँ जी ठीक है, बोल। हाँ बोल 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 बोल। हाँ जी बच्चों, अनएलोकेबल एक्सपेंसेस लिख दिया। अब सुनिएगा जरा। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ फॉर्मेट बना रहे हैं और फिर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। यहाँ पर लिखिए टू स्टॉक रिजर्व, और किस चीज पे स्टॉक रिजर्व है ये? क्लोजिंग स्टॉक। सिमिलरली यहाँ पर भी स्टॉक रिजर्व एंड ओपनिंग स्टॉक। कहिए, क्लियर है बच्चे? अब
आपके साथ ये बात, अच्छा फिर फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 नेट प्रॉफिट, और ये हो गया। ठीक है जी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बातें मत करो बेटी, बात निकल जाएगी पूरा चैप्टर, बस अभी हो सकता है लॉजिक उस चैप्टर का अभी हो जाएगा सारा। ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये किधर को जाएगी? बैलेंस। आइए। हम्म। हाँ। नहीं, वो फर्दर आगे जनरल पीएनएल बन गया ना, खर्चे वर्चे हो गए ना। हम्म। ठीक है, आइए अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो डिपार्टमेंट ए है, वो गुड्स को क्या करता है बेटे, किसको दे देता है? बी को दे। सपोज करो। एक मिनट बच्चों, sorry। ठीक है, तो सपोज करो, क्या मैं कह सकता हूं ए तो परचेजेस करता होगा, ए तो कॉटन की परचेज करता है ना। प्लीज आप इधर फोकस से करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल, पहले आपका कैरेज इन्वर्ट नहीं पता आपको, ये तो आप बता रहा हूँ, आप बातें करोगे तो छोड़ ही देना इसको। आप फोकस से देखिए आप इधर। जब बात एकदम क्लैरिटी से समझ में आई है तो समझिए उस बात को। सर जी, ए ने कोई चीज परचेज करी 100 रुपए की, तो आपको इतना समझ आ रहा है कि वो परचेज इधर आ जाएगा 100 का। एंड लेट सपोज वेजेस, वेजेस अभी मैं नहीं डाल रहा, कंफ्यूजन डालने को डाल सकता हूं बट आप एकदम फोकस एरिया पे जाइए। तो इसने परचेज करी 100 रुपए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इसके ऊपर ये प्रोसेस करता है, लेबर के कुछ चार्जेस करता है, मैं उस लेबर की कॉस्ट नहीं लिखूंगा, पर इन्हीं यूनिट्स पे काम करके ये किसको दे देगा? बी को दे देगा। आपके हिसाब से 100 रुपए पे ही दे देगा, या मैंने जो बोला था सर मुझे मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट दिखाना है, या वो ज्यादा पे दिखाएगा? कहेगा सर आप मीटिंग करा दीजिए, मेरी जो 100 रुपए की चीज है मैं तो 125 की दूंगा सर, मैं नहीं देता, नहीं तो आप बोलते हो पूरे साल मैंने करा क्या। और मेरे लिए भी सर मैं कॉस्ट को रिड्यूस करता रहूंगा, 125 सेल प्राइस रहेगा मेरे इस डिपार्टमेंट को, तो आपको मेरी भी परफॉर्मेंस दिखेगी, नहीं तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट चलाओगे तो क्या मजा आएगा। नहीं तो मैं आपके साथ जब मीटिंग होगी, पर मैं आपको बता रहा हूँ आज के टाइम में यही है। अगर किसी का अप्रेजल कर रहे हैं, एम्प्लॉय का वो कर रहे हैं, तो भाई हम पूरे साल क्या करना, मीटिंग नहीं होती उसकी। तो बोलेंगे सर एक सिस्टम ऐसा बनाइए जिसमें हमारी टीम भी मोटिवेटेड रहे, हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे और हमारा सेल प्राइस फिक्स कर दो सर कि इतने का बेचता हूँ। तो मान के चल लो ये 100 रुपए की चीज को कितने में दे देता है? 125। दिस इज, कैन आई से, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। कितने रुपए का कर दिया बेटे मैंने? 100। और जैसे ही मैंने ये करा, तो आप मुझे बताइए यहां पर क्या आ जाएगा बेटे? 125। समझ आया? पहले यहां तक समझ आया कि किधर 125 जा रहा है, और अगर यहाँ 125 आया, तो ये डिपार्टमेंट बी प्रोक्योरमेंट कितने पे दिखाएगा? पहले लिंकिंग चल रही है आपकी, जितना अमाउंट यहाँ आएगा उतना अमाउंट ही तो यहाँ आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आप जरा एक बार के लिए स्टॉक को बाहर कर दीजिए, पूरा चैप्टर तो स्टॉक पर ही है, बट आप सोच के देखिए डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 25। एज्यूमिंग बाकी और कुछ भी नहीं है तो 25। और सपोजिंगली बी ने जो सेल कर दी, मान लो इसको सेल कर दिया उसने, कितने का सेल कर दिया? 150 का। 100 का मेरे पास था, मैंने 125 का बेचा,
और उसने आगे कितने का बेच दिया, 150 का। आपके हिसाब से इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? जस्ट ऐसी जनरली बात कर रहा हूँ, यहां तक क्लियर है आप? अब आप एक बात बताओ, क्या ये जो 25 रुपए का प्रॉफिट है, क्या ये एक्चुअल में फर्म ने अर्न करा है जो डिपार्टमेंट ए दिखा रहा है? आई मीन ये तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करने से ही हो गया, समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं कि सर, आप तो सर अगर इधर लिखते हो जैसे मान लो 125, और अगर मैं टोटल लेवल पे 125 दिखा रहा हूं, मान लो इंटर डिपार्टमेंटल में 125 दिखा, टोटल पे 125 दिखाऊंगा, तो आप तो सर इन्फ्लेटेड दिखा रहे हो, अपने डिपार्टमेंट के अंदर की चीज दिखा रहे हो। ये प्रॉफिट थोड़ा ना है सर, ये तो आप ऐसे तो 100 रुपए की चीज 5 करोड़ की दे दो अपने डिपार्टमेंट में, तो इन्फ्लेट हो रहा है। लेकिन बेटे ये इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कट भी रही है। अगर मैं सेल दिखा रहा हूं, तो आप भी तो उस चीज को कॉस्ट दिखा रहे हो, तो आप कॉस्ट भी तो इन्फ्लेटेड दिखा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली कट रहा है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सर ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं हुई। अगर मैं आपको कोई चीज ज्यादा पे बेच रहा हूं, तो आप भी तो उसको ज्यादा कॉस्ट पे ले रहे हो, तो आपके भी तो मार्जिन वाइप आउट हो रहे हैं। एग्जैक्टली, इनडायरेक्टली आपको डिपार्टमेंट में तो दिखेगा ये फर्जी प्रॉफिट है। अगर इसका 25 का फर्जी प्रॉफिट है, तो बी का भी तो 25 रुपए का प्रॉफिट कम ही आ रहा है। यार नॉर्मल गणित लगाओ, सामान कितने का था, 100 का, बिका कितने का, 150 का, 125 तो विद इन डिपार्टमेंट चल रही है ये। मैंने मार्केट से खरीदा कितने का, 100 का, बेचा कितने का, 150। मोटा मोटी प्रॉफिट तो वही है, 50 रुपए ही है। ठीक है। तो बेसिकली जब आपने इन दोनों का निकाला, तो 50 आया, तो क्या कुछ गलत है यार? सब सही है, मैं कह रहा हूँ सब सही है भाई साहब। आपका ये कहना, आपने इन्फ्लेट करी है सर, आपने ए की सेल्स यानी कि आईडीटी, मैं अगर सेल बोल दूं तो इतने बार समझदार बनो कि मैं आईडीटी की बात कर रहा हूं। सर आपने ए की, ये तो विद इन द डिपार्टमेंट हो रहा है, लेकिन विद इन द डिपार्टमेंट कॉस्ट भी तो पकड़ के मैंने उसको नलीफाई कर दिया मैंने उस बात को। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि सर अगर मैं सेल ज्यादा दिखा रहा हूं तो फिर कॉस्ट भी ज्यादा दिखा रहा हूं, तो जब वो दोनों चीजें काउंटर हो जाएंगी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट सही रहा। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये कि सर ये सही आ रहा होगा, हाँ बेटे सही आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन एक चीज में दिक्कत है। तो ऐसे ही बोल रहा हूं आपको भी एक बार। अब अगर आप एक बार इसको देखेंगे, मैंने एक बार आपको अभी पहले जो समझाया हम उस पर फोकस करते हैं। कह सकता हूं ये मेरा इन्फ्लेटेड है, बिकॉज दिस इज विद इन द डिपार्टमेंट्स। आप अपने डिपार्टमेंट को ज्यादा सेल कर रहे हो, पर क्योंकि ये इन्फ्लेटेड है, तो मैं इतना समझदार होना चाहिए ना कि ये भी तो इन्फ्लेटेड है, तो वो नलिफाई हो गया ना बेटे। ये बात समझ आ गई? अब अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ कह सकते हो आप, बट मैं अकाउंटिंग लेवल पे आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट देख रहे हो, वो तो जो मर्जी हो, आप लॉस के अंदर में जाइए, तो मेरे को और गहरा जाना है, लॉस के अंदर बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। बट अभी आप सिंपल रखिए, मेरे को कहीं और लेके जाना है। अगर आप किसी कंपनी का ये देख रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट रियल प्रॉफिट थोड़ा ना है, ये तो विद इन द डिपार्टमेंट बना। डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट क्या है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा, आपको समझ आ चुकी है। ठीक है। डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट किससे बना है, बाहर वाले से बना है, अपने से ही बना है। ठीक है ना? और बी से बना तो इन्फ्लेटेड था, तो बी का इसलिए प्रॉफिट कम दिख रहा है। लॉजिकली देखोगे तो इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, नहीं तो फालतू ही मुझे। यहाँ तक क्लियर है आप? क्लियर है यहाँ तक ना? अब आप समझिए प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम एरिया है ये। सारा चैप्टर है क्लोजिंग स्टॉक।
अब आप सोच के देखिए, ये क्लोजिंग स्टॉक ए का है या बी का है? ए का क्यों नहीं लिया सर आपने? भाई ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो मार्केट से खरीदता हूं मैं। मान लो मैं डिपार्टमेंट ए हूं, मैं मार्केट गया, मैंने स्टॉक खरीदा, कोई बात नहीं, जो भी कॉस्ट आ रही है किसकी कॉस्ट पे दिखाया जाएगा? मेरी कॉस्ट में, जो खरीदा मैंने। लेकिन अब आप सोचिए बी का क्लोजिंग स्टॉक, बी ने किससे परचेज करा? 100 रुपए की चीज 125, तो बी ने कॉस्ट कितने पे रिकॉर्ड करी? और अगर वो 125 का 125 बचा हुआ है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 125 दिख रहा है, इज इट एक्चुअली एट कॉस्ट? रियलिटी में तो 100 रुपए की चीज थी। जब मैं अपने ही डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता हूं, मैंने 100 की चीज 125 में दी। सोच के देखिए, मैंने आईडीटी दिखाया 125 का, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं। डिपार्टमेंट ए ने 125 दिखाया, आपने 125 दिखाया, मैंने आपको प्रूव कर दिया, दोनों कट गए। लेकिन अगर वो नहीं बिका, तो क्या वो 125 रुपए आपके स्टॉक में दिख रहा होगा? दिख रहा होगा। यही क्लोजिंग स्टॉक को आप एसेट में ले जाओगे। और इन्वेस्टर का सवाल है, ये 125 रुपए का थोड़ा है, ये तो आप ही के डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर की वजह से इन्फ्लेटेड है ये। योर दिस क्लोजिंग स्टॉक इज इन्फ्लेटेड। आपने ब्रांच में बढ़ा था स्टॉक रिजर्व, आपस में जो प्रॉफिट मैंने दे दिए, तो जो इन्फ्लेशन है काटना पड़ेगा उसको। आपको क्यों नहीं काटना पड़ेगा? बिल्कुल काटना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी है, अगर मैं बोलूं, इट इज परचेस्ड फ्रॉम, पहली बात तो ये। अच्छा, जरूरी है क्या सारा क्लोजिंग स्टॉक ए से परचेस करो? अगर मैं क्वेश्चन में डाल दूं और ये डिटेल में कि भाई मैं तो बाहर से भी परचेस करता हूं, तो आपको ना क्वेश्चन बताएगा कि, क्वेश्चन आपको ऐसे बताएगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना बी का, 50% ए का है। इसका मतलब प्रॉब्लम कितने स्टॉक में? 50%। यार डिपार्टमेंट बी का स्टॉक है, तो कौन से स्टॉक में प्रॉब्लम, पहले आप आइडेंटिफाई करिए। जो मैं किसी से भी खरीद रहा हूं या जो सिर्फ ए से खरीद रहा हूं? ए से। प्रॉब्लम एरिया है वो है जो मैं ए से खरीद रहा हूं। तो इट इज परचेज फ्रॉम ए, लेट्स सपोज अभी मैंने सारा का सारा परचेज किससे करा हुआ है? ए से। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सपोज करो किसी चीज की कॉस्ट थी 1 लाख, जो कि कितने का दिया हुआ है? 120 का। ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए, अगर कुछ नहीं बिका, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने पे दिख रहा होगा? यही है ना? अगर ए ने बी को, ए के लिए कॉस्ट थी 1 लाख, बी को बेचा 120, और मैं कह रहा हूं कुछ नहीं बिका, तो क्लोजिंग स्टॉक 120 दिख रहा होगा। अब आप मुझे बताइए, कितने रुपए से आपको प्रॉब्लम लग रही है? 20,000। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, आप बड़े ध्यान से देखिए, बड़ी टेक्निकल लाइन लिखी हुई। प्रॉब्लम किस में है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी में। क्या प्रॉब्लम है? उसके अंदर प्रॉफिट घुसा हुआ। किसका प्रॉफिट? ए का प्रॉफिट। क्योंकि मैं 1 लाख की चीज आपको 120 की दी, उसमें 20,000 का प्रॉफिट घुसा हुआ है उसका। समझ रहे हो? तो अभी के लिए तो आप क्या करेंगे? आप ये कह सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी मेरे को गिवन है 1,20,000, लेस प्रॉफिट या मार्जिन, ठीक है कुछ भी लिख सकते हैं आप, मार्जिन ऑफ ए, कितना? 20,000। तो करेक्ट क्या है वैसे तो, बट अब मेरा फाइनल, बस अभी बेटा समझते जाना, यहां पे कितने रुपए लिखूं अब मैं? आंसर इज 120। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, सुनते रहिए बात को। आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, सुनिएगा प्लीज, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा नॉलेज नहीं दिखानी है। जितने का स्टॉक आ रहा है दिखा दोगे आप। अब आप आगे सुनिए, अगर ऐसा करा, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ नहीं गया होगा बी का?
और यही प्रॉफिट आपका यहां आया होगा, पीएनएल बनाया आपने, कौन से डिपार्टमेंट का ज्यादा आ रहा होगा, बी का। और अगर वो ज्यादा आ रहा है तो नेट प्रॉफिट भी बी का ज्यादा आ रहा होगा। और अगर नेट प्रॉफिट बी का ज्यादा आ रहा है तो ये अमाउंट ज्यादा आ रही है। कितने रुपए से ज्यादा आ रही है? क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जो रिजर्व बना हुआ 20,000 आप यहाँ पे दिखा देंगे, ये 20,000 काट देंगे, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का। समझ आइए आपको कहानी? सुनिएगा ये बात। सर एक एक क्लोजिंग स्टॉक में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि ये तो बाहर से परचेस करता है। बाहर वाला प्रॉफिट बनाएगा तो मेरे लिए तो कॉस्ट बढ़ेगी बढ़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, जो ए बी को दे रहा है और ए प्रॉफिट बना के दे रहा है, तो वैसे तो आईटीटी तो कट जाता है, पर जो क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है उसके अंदर दो स्टेप है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मुझे देखना पड़ेगा ए से कितने परसेंट है। सबसे पहले ऐसे नहीं बिना सोचे समझे क्लोजिंग स्टॉक है लो मार्जिन करो, क्या माइनस कर दो। कितने सारे और भी तो फैक्टर होते हैं, बाहर से खरीदा है, ठीक है, और भी तो खर्चे हैं। जैसे कि आप आपका दिमाग लगाऊं, इसका जो वेजेस का खर्चा हो रहा है इसमें कोई मार्जिन थोड़ना है, और वेजेस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में जुड़ती है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? कॉस्ट के अंदर परचेस कॉस्ट भी होती है, वेजेस भी होता है, कैरेज इनवर्ट्स भी होता है। तो क्या सारी कॉस्ट इन्फ्लेटेड है? नहीं। तो ये क्वेश्चन इतना गहरा नहीं जाएगा, पर क्वेश्चन बता देगा इतने परसेंट ए से रिलेट कर रहा है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, हाउ मच इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम ए, व्हाट परसेंट। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कितना प्रोक्योर हुआ ए से वो निकालूंगा, और फिर मैं बोलूंगा भाई ए का प्रॉफिट कितना घुसा हुआ है, दो स्टेप्स। और जब वो आपका आ जाएगा तो आप नीचे से माइनस। यहां तक क्लियर है बच्चे? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉब्लम है तो क्या ओपनिंग स्टॉक में भी नहीं हो सकता प्रॉब्लम? हो सकता है। ये जो ओपनिंग है पिछले साल का क्लोजिंग ही तो है, और ये भी बी ने अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करा होगा, और इस कॉस्ट के अंदर ए का स्टॉक भी होगा, और ए से जो प्रोक्योर करा वो स्टॉक है तो उसके अंदर मार्जिन घुसे होंगे। तो आप मुझे बताइए क्या ये भी इन्फ्लेटेड नहीं आ रहा होगा? अगर ये इन्फ्लेटेड आ रहा है, इस वजह से आपके प्रॉफिट क्या आ रहे होंगे, कम। इस वजह से आपने यहां पर भी प्रॉफिट क्या दिखाए होंगे, कम। उस वजह से आपका बी का जो इधर का प्रॉफिट है वो भी क्या आया होगा, कम। और इस वजह से ये जो बी का कुछ प्रॉफिट है वो कम होगा, तो बढ़ा दीजिए ना उसको, ओपनिंग स्टॉक उसी साइड पर ही आ गया, और प्रॉफिट। सुनने में आसान है बेटे, भी क्वेश्चन देखिए वैसे ऐसा कोई वो नहीं आएगा, बट ये कॉन्सेप्ट पकड़ने में टाइम लगता है। मुझे बताइए, यहां तक ऑल क्लियर? एक बार सिर्फ ना ये वाली लाइन लिख लो बच्चे। हाँ जी बच्चे, समझ आया? तो बेसिकली ना अगर मैं बोलूं, अगर अब आपने जैसे इनपुट ले लिया है, तो एक चीज तो आईडीटी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो तो बस जितने भी दिया बिना सोचे समझे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे। ट्रेडिंग में तो मुझे दिमाग ही नहीं लगाना, वो मार्जिन है भी तो चलने दो ना उसको। मैंने क्या ट्रेडिंग में कोई छेड़छाड़ करी है बेटा? कुछ नहीं कर। मेरा तो मेन क्या है, जनरल पीएनएल में स्टॉक रिजर्व पे ऊपर,
ठीक है। और स्टॉक रिजर्व के अंदर अगर मैं बोलूं, जो डिपार्टमेंट नंबर बी है, वो जो बी का स्टॉक है, उसके अंदर से मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आई हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम ए, व्हाट परसेंटेज क्लोजिंग स्टॉक है। जैसे ये जितना भी फर्नीचर है, मान लो मेरा स्टॉक है, तो कितना ए से लिया गया, तो निकालूंगा पहले मैं। और उसके बाद ये जो ए से लिया है, इसमें कितना प्रॉफिट। क्लियर है? जैसे एक छोटी सी बात करता हूं, आप डेवलप हो जाएंगे, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है वो बी को आईडीटी देता है, एंड एट 25% ऑफ कॉस्ट, ए का मार्जिन कितना है बच्चे? 25% ऑफ, यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 125। और अब मैं आपको बोल रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी 6 lakhs, एंड आई एम सेइंग 80% इज प्रोक्योर्ड फॉर में। बहुत अच्छा एग्जांपल बन गया, देखते हैं आप क्या करेंगे। आप मुझे बताइए स्टॉक रिजर्व कितने, इसका स्टॉक कितना इन्फ्लेटेड आ रहा है, कितने रुपए से? बड़ा अच्छा एग्जांपल बन गया। 6 लाख का आपने 80% करा, कितना आया? 480। तो वो तो ये है ना कि 480 का स्टॉक ए से लिया, तो 480 के अंदर कितना प्रॉफिट है? सर 1,20,000। 1,20,000। हाँ जी। 480 का क्या करा आपने? कम हो अभी। पहले 125% वो करेंगे कैलकुलेट, और फिर इसमें से 25% माइनस करेंगे। एक बार दिमाग लगा लो, 2-4 मिनट लगा लो। आप भी जो कह रहे हो क्लोज हो सकता है, वो हो सकता है, मेरे लिए भी कैलकुलेट नहीं करा। अभी बस सोचिए आराम से, 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? फिर मैं एक बार बोलूँ। सर मैं बताऊँ मैंने कैसे किया। हाँ जी बच्चे बताइए। 4,80,000। सर वो 6 लाख का पहले 80% निकाल लिया, 480 हो गया। हम्म। फिर उसने कहा था ना कि वो मार्जिन 25% ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें 25% प्लस कर दिया तो 6 लाख आ गया। तो 6 लाख में 480 का बेचा तो बीच का डिफरेंस 1,20,000 बचा। नहीं नहीं मैडम, क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं अरे है, कुछ नहीं है। नहीं नहीं कुछ नहीं। 4,80,000 में 1,20,000 का प्रॉफिट एडेड, वो मैं देखता हूँ। 1,20,000 आप अमाउंट बोल रहे हो, 480 में प्रॉफिट एडेड है। मैं एक बार लिखता हूँ, देखो कितना स्टॉक रिलेटेड टू ए है, तो आप एटलीस्ट इतना तो करेंगे 6 लाख का, बिकॉज 4,80,000, यानी कि बी के पास 480 का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताइए 480, अब आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर प्रॉफिट ऑफ ए इंक्लूडेड है या नहीं है? तो वही तो पूछ रहा हूं, कितना इंक्लूडेड है? 25% प्रॉफिट है किस चीज का? ये जो कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट की बात कर रहे हो? ये कॉस्ट। पहले तुमसे जब मैंने पूछा कि अगर कोई चीज 100 की है, तो तब तुम्हारे को कन्वीनियंट था कि 100 का 25 ही कर देते, तो तुमने बोला। आप सोचिए, अगर 100 रुपए की कॉस्ट है, तो मार्जिन 25% ऑफ कॉस्ट आपने अभी तो 100 का कर दिया, जब मैं पूछा था पहले, अगर आपको याद आ रहा है कुछ तो। और सेल प्राइस क्या हो गया? और अब जब आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो आपने इसका 25 कर दिया, क्योंकि आप ज्यादा मेहनत करना ही नहीं चाहते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे तो यार, व्हाट यू यार, आपको प्लीज अंडरस्टैंड, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कुछ है, डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट कुछ है। आप ऐसे अपनी मर्जी से कभी इस कॉस्ट को, यार मतलब ये तुम्हें लेयर खोलनी पड़ेगी भाई। आप चलो मुझे बताओ आपका क्या आंसर है? आप सर पच्चीस एक बीस परसेंट किसका करना चाहते हो? मैं पूछ रहा हूँ 25% किसका करोगे?
480 का, ठीक है। इसका मतलब अगर तू 25%, कितना आएगा? 1 लाख। यही कर रहे हो ना, कि जो प्रॉफिट है, ए का जो प्रॉफिट है 25%, 25% ऑन व्हाट? 25% ऑन कॉस्ट। अब मेरा अगला सवाल है, जब मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिखा था, तो आपके दिमाग में क्या था? कॉस्ट किसकी? कॉस्ट ऑफ ए या कॉस्ट ऑफ बी? या जहां भी आपको कॉस्ट दिखेगी आप बिना दिमाग लगाए कॉस्ट 25 लगा दोगे बस? मेरी कॉस्ट, आपकी कॉस्ट, मोदी जी की कॉस्ट, किसकी कॉस्ट? तो आपने यहां पे कैसे कर दिया? जब आप ए की कॉस्ट बोल रहे हो, तो 480 क्या ए की कॉस्ट है? 480 किसकी कॉस्ट है? बी की कॉस्ट है। मैं 100 की चीज आपको 500 में बेचूंगा, तो आपकी कॉस्ट 500 है, मेरी 100 है। आप इंटरचेंज कैसे कर लोगे? आप बात, ऐसा थोड़ा ना होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? आपको उस टाइम पे अलर्ट रहना है ना। यही बोलो रे। आप पहले समझिए, आप ये बेसिक लेवल अगर यही नहीं करोगे, चैप्टर तो यही है पूरा, बार बार यही आता जाएगा। प्लीज आप समझिए। मैंने बचपन में तुम्हें बहुत कराया था बेटे फाइनल अकाउंट्स में। 3,60,000 हो जाएगी क्या? 480 में तो इसने एक भी माइनस कर दिया। तो 4,80,000 है ना, 25% ऑफ कॉस्ट है, तो माइनस का 25% कर दो, 3,60,000 आ जाएगी एक ही कॉस्ट पे। नहीं मतलब अभी, रुक जाओ अभी। मुझे बताओ, जब मैंने लिखा 25% ऑफ कॉस्ट, तो क्या 100 रुपए भी कॉस्ट है? ये किसकी कॉस्ट है? अब अगर मैं बी के बारे में सोचूं, तो आप समझिएगा। मान लो अगर 100 रुपए कॉस्ट है, तो 25% ऑफ कॉस्ट, तो 100 का 25% कितना आ गया? मार्जिन 25। तो सेल प्राइस कितना हो गया? पर जितने में आपने बेचा, ए ने बेचा कितने का? 125। तो बी के लिए जो ए का सेल है वही तो इसका कॉस्ट है। ऐसा ही होता है ना, मैं जो बेच रहा हूं, मैं जितने में आपको बेच रहा हूं सामान, क्या वो आपकी कॉस्ट नहीं है? और हम अलग अलग लोग हैं ना। तो आप, ऐसा तो नहीं है ना मेरा 25% अपने 25% कॉस्ट कुछ भी करते रहोगे, आपको इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना अभी। अब आप मुझे एक बात बताइए, 25% ऑफ कॉस्ट अगर मैं 125 का निकालूं, तो क्या वो यही आएगा? 2500 ही आएगा। ए का मार्जिन निकलेगा। ए का, मेरे को बहुत बेसिक जाना पड़ रहा है, मेरे को 10वीं क्लास के लिए जाना पड़ रहा है मेरे को। आप, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब मैं फाइनल बोल रहा हूँ, देखता हूँ क्या समझ आता है। इफ समथिंग इज 1/4 ऑन कॉस्ट, it is 1/5 on sales, and let me tell you, ये सेल प्राइस ऑफ ए भी कह सकते हैं आप इसको, और इसको आप कॉस्ट ऑफ बी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर ए भैया, तेरा मार्जिन 1/4 ऑन कॉस्ट है ना, तो तेरा मार्जिन को मैं 1/5 ऑन सेल्स भी बोल सकता हूँ। और भैया ये जो 480 है ना, ये सेल प्राइस भी है और ये कॉस्ट भी है। और मैं कॉस्ट 25% कैसे ले सकता हूं? क्योंकि ये 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ ए है, तो मैं 25% थोड़ा ना ले लूंगा। ये जो 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ ए है, तो ए का 25 करोगे तो इसका मार्जिन है, पर मेरे पास तो कॉस्ट। अब समझ रहे हो, तो मैं कौन सी चीज रेफर करूंगा? 1/5 ऑफ सेल। तो 480 का, आई वॉन्ट टू राइट 1/4 ऑन कॉस्ट is equal to 1/5 on sales, and what is the sale price? 480। इसका 1/5 कितना हुआ? तो इसका मतलब स्टॉक रिजर्व 96,000। इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम पहले, अभी धीरे धीरे अब्सॉर्ब होगा। एक बार लिखिए इसको ऐसे। मतलब कि उन्होंने 25% करना होगा, वो एक ही कॉस्ट का करना होगा। हाँ दैट्स ऑब्वियस। और तभी, नहीं तो आप
100, 25, 125 कैसे बोल गए आप मुझे? नहीं तो आप पकड़ना पड़ेगा, आपको ब्रेन डेवलप करना पड़ेगा। जब अगर मैं जनरली बोल रहा था 100, तो जब मैंने बोला 25% ऑफ कॉस्ट, तो आपने एकदम से 25 कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि आपने इसी का तो मार्जिन पकड़ा हमने 25% ऑफ कॉस्ट का। और अब जब नीचे जब आए तो 25% हमारी कॉस्ट कैसे ले लोगे आप? ये थोड़ा ना आपको जो कॉस्ट कन्वीनियंट मिल जाती है आप उसका 25% कर दो। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा, आप इसको लिखिए पहले। इसी की प्रैक्टिस एक बार करते हैं पहले, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में यही आना है बार बार। लिख लिए बच्चे? इसको लिखना मत, बट एक बार मैं सोच रहा हूँ। और मुझे लग रहा है उससे पहले मुझे ना आपको एक छोटा एग्जाम्पल कराना पड़ेगा। क्या आप इस केस का आंसर दे सकते हैं? अगर जिंदगी में कोई चीज की कॉस्ट 100 रुपए है और मार्जिन कितने है? 10% ऑफ कॉस्ट। मान लो तुमने गंदा स्टार्ट करा, तुम प्रोक्योर कितने पे कर रहे हो? 100 रुपए। कितने मार्जिन पे खेल रहे हो तुम? 10% ऑफ कॉस्ट। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका मार्जिन कितना होगा और सेल प्राइस कितना होगा? मार्जिन कितना होगा? 10। सेल प्राइस कितना होगा? नाउ लेट मी टेल यू, लेट मी जस्ट राइट इट इन अ डिफरेंट थिंग। इसी चीज को दो एंगल से बोला जाता है। कैन आई से इट इज 1/10 ऑफ कॉस्ट? कैन आई से इट इज 1/11 ऑफ सेल्स? So if something is 1/10 on cost, it is 1/11 on sales. और मेरी जो सेल है वो आप ही की तो कॉस्ट है, और आप ही की तो मैंने कॉस्ट पकड़ी थी। तो मैं 1/4 ऑन कॉस्ट, जो मेरे लिए 1/4 था, पर ये 480 तो सेल था, तो 1/5 ऑन सेल करना पड़ा ना मुझे। अब आपको रिलेट हो रहा है क्या चल रहा है? अभी और एग्जाम्पल बनाते हैं। कॉस्ट है 100, मार्जिन है 20% ऑफ सेल्स एंड सेल्स। अब बताइए। अरे सर, 20% ऑफ सेल है तो मार्जिन 20। सही बोल रहा हूँ? कम ऑन, दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। 20% ऑफ सेल है, सेल तो दिया नहीं, कॉस्ट दे रखा आपको। तो ऐसे थोड़ा ना होता फॉर्मल। हाँ, अब आप सोचिए, 20% ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? अब आराम से, जब तक आप मैथमेटिकली देखो, 50 बार भी समझना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी चीज के बारे में ये सोचना है कि हम कुछ भी आंसर दे देंगे और वो भगवान करे अपने आप सही हो जाए, ये गलत एटीट्यूड। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपको 10 दिन समझना है, लेकिन जिंदगी तो उससे काफी लंबी है।
समझ रहे हो? ऐसे कॉन्सेप्ट को जाने नहीं देना, कोई जल्दबाजी नहीं, आप फोकस करके आप सोचो क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, दिस इज 1/5 ऑन सेल्स। एग्जैक्टली, इट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, ये ऊपर हमने प्रूव कर दी थी बात। तो अगर कोई चीज 1/4, तो मैं 20% ऑन सेल को मैं 1/4 ऑन कॉस्ट भी तो बोल सकता हूँ। 1/4 ऑन कॉस्ट, तो कितना हो गया रे? 25। और ये कितना आ जाएगा? और अब आप रिलेशन देख लीजिए, आपका जो प्रॉफिट है, इसको इससे देख लो, क्या ये 1/5 अभी भी नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा। ये ना, तो घूम रही है वो बातें, थोड़ी कॉस्ट सेल ऐसे हो जाता है। एक बार इसको भी नोट कर लो बच्चे। हम्म। ये वाला ब्रेन आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये समझ आया बच्चे क्या चल रहा है? आओ, अब स्टॉक रिजर्व पे चलें एक बार दोबारा से। अब समझ आया आपको कॉस्ट सेल कैसे बन रही है ना? अब एक एग्जांपल बनाते हो। नेक्स्ट एग्जांपल लिखना बच्चे। डिपार्टमेंट ए ने बी को आईडीटी करा है 12 लाख रुपए। आईडी इट इज 20% ऑफ कॉस्ट। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो हुआ है। और जब मैं कॉस्ट बोल रहा हूँ तो मैं किसकी कॉस्ट बोल रहा हूँ? एक ही, है ना? नेचुरली जो होता है, जब तक नहीं लिखा होगी भाई एक ही, क्योंकि ए ने बेचा है तो उसके बारे में बात। और बी का क्लोजिंग स्टॉक है 5 lakhs, एंड आई एम सेइंग 60% इज रिलेटेड टू ए। आई थिंक अब आप थोड़ा सा कंफर्टेबली में भी बता सको कि स्टॉक रिजर्व क्या है यार? 50,000 चेक कर रहे हैं। अच्छा देखो। सर 60,000। कितना है बच्चे? 60,000। 60,000। 60,000। 60,000 देखते हैं एक बार। मुझे पता नहीं, एक बार देखता हूँ। जैसे जो ए से रिलेटेड है वो कितना हुआ वैसे तो? एग्जैक्टली exactly. तो 5 लाख का 60% दैट इज 3 लाख। क्या इस 3 लाख के अंदर प्रॉफिट्स ऑफ ए है? बिल्कुल है। और ए का प्रॉफिट 1/5 ऑन कॉस्ट है। कम ऑन ब्रो, 1/6 ऑन सेल्स होगा ना वो। अगर कोई चीज 1/5 ऑन कॉस्ट होती है तो 1/6 ऑन सेल्स होगी ना। तो 3 लाख सेल प्राइस ही तो है, क्योंकि जो उसकी कॉस्ट है मेरा तो सेल था। तो 3 लाख का 1/6, दैट इज 50,000। तो स्टॉक रिजर्व क्या आएगा?
आप बच्चों ने अभी भी 1/5 करा प्लस, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, जिन बच्चों ने करा, अगर 1/5 ऑन कॉस्ट, तो 1/6 ऑन सेल्स हुआ ना बच्चे। समझ रहे हो? सोचो एक बार, सोचो इस पॉइंट तक आएगा क्वेश्चन, मतलब। हाँ, कोई रूल नहीं है। तो एक बात बता, तूने 1/5 करा, ठीक है, 1/5 करा ना। अब एक चीज समझ कि 1/5 गलत है, क्यों? 1/5 के आगे देख, 1/5 ऑफ कॉस्ट, और स्पेसिफिक हो जाए किसकी कॉस्ट, एक ही, ठीक है। और तूने यहाँ पे 1/5 करा, तू बी की कॉस्ट का 1/5 क्यों कर रहा है? ये कॉस्ट कोई एक ही कॉस्ट थोड़ा है, समझ रहे? 1/5 कॉस्ट ऑफ बी है। तो ये जो 3 लाख है, ये 3 लाख क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? कैन आई से दिस इज कॉस्ट ऑफ, एंड कैन आई से कॉस्ट ऑफ बी मीन्स सेल प्राइस ऑफ ए। तो भाई आप 1/5 बी की कॉस्ट का क्यों निकाल रहे हो भाई? रिलेशन तो 1/5 ऑफ कॉस्ट ऑफ ए था। तो इफ समथिंग इज 1/5 ऑफ ए, इट इज 1/6 ऑन सेल्स, नो? एग्जैक्टली। और बी का आपको कॉस्ट दिया हुआ है, बट डोंट फॉरगेट बी की जो कॉस्ट होती है वो ए का सेल होता है, और ए का 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो 1/6 ऑन सेल्स होगा। तो इसलिए आपने इसको क्या करा, 1/6, दैट इज 50। समझ आया? एक दो पॉइंट और करे ऐसे। सर स्क्रीन हाफ शो हो रही है, जो आप लिख रहे हैं वो हल्का हल्का शो हो रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है बच्चे, अब ठीक है। दिखते हैं। 50 लाख का 40%, दैट इज 20 लाख। फर्स्ट थिंग इज 20 लाख। क्या इस 20 लाख के अंदर मार्जिन ऑफ ए या प्रॉफिट ऑफ ए है? अब यही सवाल है, कितना है? 25% ऑफ सेल का मतलब कह सकता हूँ 1/4 ऑन सेल। तो ये जो इसकी जो कॉस्ट, अब मैं बोलूंगा ठीक है, तो ये जो 20 लाख है, ये सेल प्राइस जैसा ही तो है, क्योंकि इस 20 लाख को आप कॉस्ट ऑफ बी भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, सेल ऑफ ए, क्यों नहीं बोल सकता इसको? और मेरे को तो सीधा रिलेशन दे रखा आपकी बात। सीधा रिलेशन मतलब ए का मार्जिन कितना है, 1/4 ऑन सेल, मेरा सेल का प्राइस है। तो मुझे बताइए, 20 लाख का 1/4, 5 लाख इज द स्टॉक। ये डायरेक्ट था। अगर 25% सेल हो जाए और ये दे रखा तो डायरेक्ट हो जाता। तो मैं तो समझ आनी चाहिए ना, सिचुएशन कैसी भी आएगी बेटे पेपर में, ये पकड़ में आनी चाहिए ना बात को कि कैसे वो चल रहा। कही क्लियर है? ओके। हाँ, एक दो और कराऊं? क्योंकि ना इसी के ऊपर ही ना फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे। क्या टाइम हो गया? 1 बज गया आपसे। चलो यही वाला ही कर लेते हैं यार।
चलिए बस ये बता दीजिए और फिर मुझे लग रहा है क्वेश्चन तो अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। काफी हद तक बातें मैंने बोल दी, डिपार्टमेंटल की प्रैक्टिस चलेगी अब। देखता हूँ एक बार। 15 लाख का 80% करा तूने। देखो भैया, कॉन्सेप्ट तो तुम बस इतना ही कराया मैंने, ये देखो अगर सही मायने बोलूं। 15 लाख का अस्सी सर परसेंट 109090। 1 लाख। 909091। 10। 9091। ठीक है। वो अगर मैं आपको कायदे से बोलूं, इतना यही बात हुई है बस। 15 लाख का 80%, if something is 1/10 on cost, it is 1/11 on sales। और वो सेल प्राइस है जी, उसका 1/11 रहेगा, तो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर? एक और कराऊं या बस? लास्ट करा देता हूँ। इजी इजी, 1/3 ऑन कॉस्ट। इफ समथिंग इज 1/3 ऑन कॉस्ट, इट इज 1/4 ऑन सेल। ठीक है ना? तो ऐसा कोई वो नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 120 करोड़, ऑल रिलेटेड टू ए। ओके, सो इजी। सारा का सारा ऐसे ही प्रोक्योर्ड है। तो 40 करोड़। हाँ, ठीक है। नहीं सॉरी। क्या है? क्या आ रहा है? तो 3 करोड़, 30 करोड़। 30 करोड़। हाँ 30 करोड़। ठीक है, और सीधा सीधा क्या है? अगर कोई चीज 1/3 ऑन कॉस्ट है, सो इट इज 1/4 ऑन सेल, तो 1/4 कर दो ना इसका। एक चौथाई क्या हो गया? 30 करोड़ आ गया सीधा सीधा। तो दिमाग डेवलप हुआ नहीं हुआ? लिटिल लिटिल। नहीं नहीं। लेकिन आपको अब ये जो आगे के क्वेश्चन आएंगे, स्टॉक रिजर्व पे ही बातें चल रही होंगी। और अगर आप ध्यान दोगे, अगर आपने ब्रांच पढ़ा होगा, तो यही तो हो रहा था वहां पे। एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को अपने कॉस्ट पे 20% होता था। तो वहां पे ऐसे वो कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी इतनी ज्यादा नहीं है, पर ये बहुत ही नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं है। आपको ये समझ आना चाहिए एकदम इमीडिएटली, इस पे टाइम नहीं लगा सकता। अभी तो और भी कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी। समझ रहे हो? तो वो वाली चीज है, बट यस, ये वाला आपको समझ आएगा तो ही आप क्वेश्चन को कंफर्टेबल कर। ठीक है बच्चे? तो नेक्स्ट क्लास में डिपार्टमेंटल का आगे बढ़ाएंगे। 2 क्लास में खत्म हो जाएगा डिपार्टमेंट, प्रैक्टिस करेंगे। 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।